गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रेट मंत्रा। मैं दोबारा से आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट मंत्रा में। कल हमने क्या पढ़ा था? हम पिछली वीडियोस में अधिगम पढ़ चुके हैं। अधिगम का जो हमारा सब चीज़ कंप्लीट हो गया है अधिगम की यूनिट में, बस एक आध चीज़ें छूट गई हैं, वो मैं आपको आगे कराऊंगी। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ लेकर आए हैं इस वीडियो में। देखिए, बालकों में जो नैतिक विकास होता है वो किस प्रकार से होता है, बालकों के अंदर नैतिक विकास जो मोरल डेवलपमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है, ये हम आज आपको बताएंगे। देखिए, नैतिक विकास सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? नैतिक विकास सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो हैं उन्होंने अपने नैतिक विकास सिद्धांत में क्या बताया और कैसे बताया है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारी आज की हेडिंग है, हमारा आज का टॉपिक है कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। तो ये जो हमारे कोहलबर्ग हैं, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? इन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत दिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नैतिक विकास सिद्धांत है ये किसने दिया है, तो किसने दिया है? कोहलबर्ग ने। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है मैंने? प्रतिपादक। देखिए, ये जो नैतिक विकास सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। ये जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है, इनका पूरा नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग। अब देखिए, अगर हम कोई भी सिद्धांत पढ़ रहे हैं, उसके मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो मनोवैज्ञानिक कहाँ से संबंध रखते हैं, किस देश से संबंधित हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग किस देश के हैं, किस देश के थे, तो किस देश के थे? अमेरिका के। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अमेरिका ऑप्शन आपको राइट कर देना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो नैतिक विकास सिद्धांत है, नैतिक विकास सिद्धांत मतलब तो सबसे पहले हमें क्या जानना आवश्यक है? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर नैतिकता क्या होती है, नैतिकता होती क्या है। नैतिक विकास सिद्धांत तो पढ़ने जा रहे हैं हम, लेकिन नैतिकता क्या होती है? देखिए, जो नैतिकता होती है वो बालक के अंदर जन्मजात नहीं होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये जो नैतिकता होती है वो बालक के अंदर क्या जन्मजात होती है, तो जन्मजात नहीं होती है। आपने सुना होगा ना कि जो बच्चा होता है वो कोरा कागज होता है, कोरे कागज के समान होता है, तो उसके अंदर नैतिकता का अभाव होता है। नैतिकता जो है वो जन्मजात नहीं होती है। अब जो बालक है, बालक के अंदर नैतिकता कहाँ से आती है? तो बालक के अंदर, देखिए, बालक के अंदर जो नैतिकता आती है वो कहाँ से आती है? बालक के अंदर नैतिकता समाज से आती है। समाज के लोगों के जब वो संपर्क में आता है, जब वो समाज के संपर्क में आता है, तब उसके अंदर नैतिकता का विकास होता है। अब ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है कि बालक के अंदर जो नैतिकता का विकास है वो किस प्रकार से होता है। ये चीज़ उन्होंने कैसे बताई? उन्होंने 20 वर्ष तक के बालकों का अध्ययन किया। 20 वर्ष तक बालकों का अध्ययन किया, उसके बाद बताया कि बालक के अंदर किस आयु में कितनी नैतिकता का विकास हो जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, इन्होंने नैतिकता की, मतलब इन्होंने अपने सिद्धांत में नैतिकता की 3 अवस्थाएं बताई हैं, 3 स्तर बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? पहला आपका हो गया पूर्व परंपरागत, फर्स्ट पूर्व परंपरागत, जिसका समय काल क्या है? जिसका समय काल है 4 वर्ष से 10 वर्ष तक। 4 वर्ष की आयु से 10 वर्ष तक की आयु का जो समय होता है वो आपका पूर्व परंपरागत स्टेज कहलाती है। दूसरी है परंपरागत स्तर, परंपरागत अवस्था। तो इसका जो समय काल क्या होता है? इसका समय काल होता है 10 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक। 10 वर्ष से 13 वर्ष तक की जो आयु होती है वो आपकी होती है परंपरागत। अगला थर्ड है उत्तर परंपरागत। अब देखिए, थर्ड स्टेज जो हमारी है उत्तर परंपरागत, इसका जो समय काल है, इसका समय काल है 13 वर्ष से ऊपर, मतलब 13 वर्ष की आयु से लेकर 13 वर्ष की आयु से ऊपर का जितना भी जो समय है वो आपका उत्तर परंपरागत कहलाता है। क्लियर हो गया कि ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, जो कोहलबर्ग महोदय हैं, इन्होंने
3 अवस्थाएं बताई हैं अपने सिद्धांत में। नैतिकता की जो हैं, नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं, 3 स्तर बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? पूर्व परंपरागत, फिर परंपरागत और तीसरी उत्तर परंपरागत। पूर्व परंपरागत का समय काल इन्होंने बताया है 4 वर्ष से 10 वर्ष की आयु तक। फिर परंपरागत का बताया है इन्होंने 10 वर्ष से लेकर 13 वर्ष की आयु तक। और नेक्स्ट वन उत्तर परंपरागत जो अवस्था है उसका समय काल इन्होंने 13 वर्ष से ऊपर का, मतलब 13 वर्ष के बाद की जो आयु है वो आपकी उत्तर परंपरागत है। क्लियर हो गया? अब देखिए इन्होंने ये जो 3 स्टेजेस बताई हैं नैतिकता की, जो 3 स्तर बताए हैं, इनके अंदर भी इनकी सब स्टेजेस हैं। मतलब ये तो 3 हैं, इनके अंदर भी और हैं। कैसे हैं? देखिए पूर्व परंपरागत जो है इसके अंदर पहली जो आपकी स्टेज आई, पहली स्टेज है आपकी आत्म केंद्रित निर्णय। पहले हम सबके नाम देख लेते हैं, उसके बाद मैं एक एक को डिफाइन करूंगी आपके सामने। देखिए फर्स्ट है आत्म केंद्रित निर्णय, सेकंड दंड तथा आज्ञा पालन, थर्ड यांत्रिक सापेक्षिक। ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, ये तीनों अवस्थाएं पूर्व परंपरागत अवस्था की सब स्टेजेस है, मतलब उप अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट परंपरागत। देखिए परंपरागत के अंदर कौन कौन सी आई? परस्पर एक रूप अभिमुखता और नेक्स्ट अधिकार संरक्षण अभिमुखता। देखिए इसकी 2 सब स्टेजेस हैं। कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट देखिए उत्तर परंपरागत की भी 2 सब स्टेजेस हैं। कौन कौन सी उपअवस्थाएं हैं? सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत, पहली होगी सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत। नेक्स्ट सार्वभौमिक नैतिक विकास। अब आपको जो नैतिक विकास है उसमें जो लॉरेंस कोहल वर्ग ने अपने सिद्धांत में जो उप अवस्थाएं बताई हैं और जो 3 अवस्थाएं बताई हैं वो आपको समझ आ गई है। हमने देख लिया है कि अवस्थाएं कौन सी हैं, 3 स्तर कौन से हैं और फिर उसके बाद उप अवस्थाएं कौन सी हैं। कंफर्म हो गया? इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे इनकी जो उप अवस्थाएं हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं कि किस अवस्था में आखिर क्या होता है। ओके आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपकी पहली सब स्टेज है आत्म केंद्रित निर्णय। अब देखिए आत्म केंद्रित निर्णय में क्या हो रहा है? आत्म केंद्रित निर्णय जो है इसमें क्या है? इसमें ये है कि जब बालक जो है इस स्टेज में होता है, इस अवस्था में होता है, पूर्व परंपरागत अवस्था में होता है, फिर उसके अंदर उसकी पहली सब स्टेज जो है आत्म केंद्रित निर्णय, इस अवस्था में जब बालक पहुंचा तब क्या हुआ? इस अवस्था में जो बालक है, बालक के अंदर किस प्रकार की प्रवृत्ति होती है? इसके अंदर देखिए बालक जब इस अवस्था में होता है तब बालक क्या चाहता है? बालक अपनी सबसे मनपसंद चीज़, जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा पसंद है, उस चीज़ को वो अपने पास रखना चाहता है। उस चीज़ को वो किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। उस व्यक्ति को, जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, वो अपने पिता से या माता से बहुत प्रेम करता है, ठीक, लेकिन उसके बाद उसका एक और भाई या बहन है तो उसका भी उतना ही हक हुआ ना अपने माता पिता पर। लेकिन वो जो बालक है वो क्या चाहता है? वो बालक ये चाहता है कि मेरी माँ या मेरे पिता सिर्फ मेरे पास रहे, मुझे इनका प्यार किसी और के साथ शेयर ना करना पड़े। तो ये होता है आत्म केंद्रित निर्णय अवस्था जो है। इस अवस्था के अंदर ये होता है कि जो व्यक्ति है वो अपने मनपसंद चीज़ को अपने पास रखना चाहता है, किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है दंड तथा आज्ञा पालन। अब देखिए दंड तथा आज्ञा पालन इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में क्या होता है? देखिए पहली अवस्था जो थी उसमें तो ये था कि व्यक्ति जो है वो अपनी सबसे मनपसंद चीज़ को अपने पास रखना चाहता है, किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। दूसरी अवस्था दंड तथा आज्ञा पालन। इसमें क्या होता है? इस अवस्था में ये होता है कि जो बालक है वो बालक क्या, वो बालक दंड से डरता है। किस प्रकार से? अपने बड़ों के द्वारा दिए जाने वाले दंड से डरता है।
वो ये सोचता है कि मैं अगर उनकी आज्ञा का पालन नहीं करूँगा तो मुझे दंड मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, इस अवस्था में यही होता है, वो आज्ञा का पालन करना चाहता है, आज्ञा का पालन करता है, लेकिन किस लिए करता है, दंड के डर से। वो ये देखता है, वो सोचता है कि अगर मैं आज्ञा का पालन नहीं करूँगा तो मुझे दंड मिलेगा। तो इस अवस्था में बालक दंड से डरता है, जिसकी वजह से वो आज्ञाओं का पालन करता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यांत्रिक सापेक्षिक। अब देखिए इस सोपान में क्या होता है, इस सोपान में बालक उन सभी कार्यों को करना पसंद करता है। देखिए यांत्रिक सापेक्षिक का मतलब क्या होता है, इस अवस्था में बालक उन सभी कार्यों को करना चाहता है जिनको करने में वो सक्षम होता है। जिन कार्यों को करने में वो सक्षम होता है, वो इन सभी कार्यों को इस अवस्था में करना चाहता है, चाहे वो कार्य गलत हो चाहे सही हो, लेकिन वो क्या, वो ये चाहता है कि मैं अगर ये काम मैं कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ इस कार्य को करने में, तो मैं ज़रूर करूँगा। तो ये आपकी अवस्था होती है यांत्रिक सापेक्षिक। तो देखिए आपकी जो पूर्व परंपरागत अवस्था थी ये आपकी कंप्लीट हो गई है। पूर्व परंपरागत अवस्था में जो बालक का नैतिक विकास होता है वो किस प्रकार से होता है, उनकी सब स्टेजेस में क्या क्या होता है, तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ। कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया, समझ आ गया सबको? अगर समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट में अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगली अवस्था है, अगली अवस्था कौन सी है, अगली अवस्था है हमारी परंपरागत अवस्था। अब देखिए परंपरागत अवस्था में क्या होता है, परंपरागत अवस्था में जो पहली सब स्टेज है आपकी परस्पर एक रूप अभिमुखता। अब देखिए इसमें क्या होता है, परस्पर एक रूप अभिमुखता में इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में क्या होता है, देखिए इस सोपान में जो बालक होता है, बालक सभी ऐसे कार्यों को करना चाहता है जिनकी वजह से वो समाज में अच्छा बन सके। जो समाज के अनुरूप कार्य होते हैं वो उन सभी कार्यों को करना चाहता है कि समाज में उसे अच्छाई प्राप्त हो, उसे अच्छा माना जाए। जैसे कि अब देखिए, जैसे कि दूसरों की सहायता करना, जिन लोगों को ज़रूरत है उनकी मदद करना, दया दिखाना, ये सारे क्या हो गई, ये सारे ऐसे कार्य हो गए कि जिनसे समाज में उसे अच्छा माना जाएगा, उसे अच्छा स्थान प्राप्त होगा। तो इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में जो बालक है वो ऐसे कार्यों को करना चाहता है जिसमें कि उसे अच्छा माना जाए। अब देखिए नेक्स्ट सब स्टेज क्या है, नेक्स्ट आपकी सब स्टेज है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। अब देखिए इस सोपान में क्या होता है, इस सोपान में बालक क्या करना चाहता है, देखिए इस सोपान में जो बालक है वो यह सोचता है कि समाज में, बालक समाज में रहता है ना, एक समाज में ही तो रहता है। तो इस स्टेज में बालक सोचता है कि जो मैं जिस समाज में रहता हूँ उस समाज में प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ अधिकार हैं, प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ कर्तव्य हैं। तो इस स्टेज में आकर बालक थोड़ा समझदार हो जाता है। तो वो क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि हमें किसी भी कार्य के लिए या कोई भी ज़रूरत पड़ जाए उसके लिए भी हमें किसी के अधिकारों या कर्तव्यों का हनन नहीं करना चाहिए। मतलब क्या है कि हमें किसी के अधिकार नहीं छीनने चाहिए। अगर हमें किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत भी पड़ रही है तब भी हमें उसके अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। इसीलिए देखिए अधिकार संरक्षण मतलब अधिकारों को बचाना, किसी के जो अधिकार हैं उनको बचाना, ठीक, मतलब हनन नहीं करना चाहता है वो, तो इसका मतलब क्या है, वो अधिकारों को बचा रहा है। नेक्स्ट क्या है, उत्तर परंपरागत। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत। पहला जो आपकी सब स्टेज है वो है सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत। अब देखिए इसमें क्या होगा, इस वाली अवस्था में क्या होता है, इस वाली अवस्था में ये होता है बालक जो है, बालक वो सोचता है कि जो समाज में जितने भी नियम हैं, समाज के जितने भी नियम व कानून हैं वो हमने, तुमने, मतलब हम सभी लोगों ने मिलकर बनाए हैं। तो वो ये कहता है कि ये जो नियम बनाए गए हैं ये लाभ के लिए बनाए गए हैं, हानि के लिए बनाए गए हैं।
लेकिन अगर किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत पड़ रही है तो हम इन नियमों को बदल सकते हैं। ये नियम जो हमने बनाए हैं वो परिवर्तनशील हैं, उन नियमों को ज़रूरत पड़ने पर बदला जा सकता है। तो बालक कहता है कि जो समाज ने जो नियम बनाए हैं वो हमने और उनने मिलकर बनाए हैं, ठीक है। तो वो चाहता है, वो ये सोचता है इस स्टेज में आकर कि इन नियमों को हम ज़रूरत पड़ने पर बदल सकते हैं। ये नियम जो है वो परिवर्तनशील है, ऐसा नहीं है कि एक बार बन गए तो बन गए, बदले नहीं जा सकते, बदले जा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका सार्वभौमिक नैतिक विकास। अब देखिए इस सोपान में क्या होता है, इस सोपान में जो बालक की नैतिकता होती है, जो बालक की नैतिकता होती है वो स्वयं के बनाए नियमों पर आधारित होती है। जो बच्चा बालक जो है वो स्वयं नियम बनाता है उन पर आधारित होती है उसकी नैतिकता, और जो नियम सार्वभौमिक होते हैं मतलब सभी के लिए मान्य होते हैं। समझ में आया कि जो सारी स्टेजेस हैं इनमें क्या क्या हो रहा है, आ रहा है ना समझ में। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो है उन्होंने 3 अवस्थाएं दी हैं। कौन कौन सी? पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत। पूर्व परंपरागत का जो समय काल है वो 4 वर्ष से 10 वर्ष है। नेक्स्ट परंपरागत अवस्था जो है वो 10 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक। नेक्स्ट उत्तर परंपरागत अवस्था 13 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था होती है वो आपकी हो गई उत्तर परंपरागत अवस्था। अब देखिए इनकी सब स्टेजेस। पूर्व परंपरागत की सब स्टेज आत्म केंद्रित निर्णय, दंड तथा आज्ञा पालन, यांत्रिक सापेक्षिक, ये तीनों इसकी सब स्टेजेस हैं। नेक्स्ट परस्पर एक रूप अभिमुखता और अधिकार संरक्षण अभिमुखता, ये जो सब स्टेजेस हैं वो परंपरागत स्तर की सब स्टेजेस हैं, उपावस्थाएं हैं। अगला सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत, सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत और सार्वभौमिक नैतिक विकास। यहाँ पर देखिए इस स्टेज में आकर बालक का जो है वो सार्वभौमिक मतलब नैतिक विकास हो जाता है, ठीक, समझ में आ गया। अगर देखिए अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तभी मैं आंसर दूंगी, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, आप मुझसे कुछ पूछेंगे ही नहीं, तो फिर मैं जो आपको पढ़ाती चल रही हूँ आप पढ़ते चल रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्रॉस क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपकी नॉलेज जो है वो कैसे बढ़ेगी, नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए आपको क्वेश्चन करना ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आगे हम प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे तो उसमें आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर होते रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।